नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, आपका शब्द विचार, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शब्द विचार, आपका व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो इससे पहले लास्ट सेशन में मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करवा चुकी हूँ, यानी कि क्या कुछ हम पढ़ रहे थे। तो शब्द विचार जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तकनीक के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये सारे हम कर चुके हैं। और अब हम कर रहे हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, जिसमें हमने यहाँ पर आपको बताया कि संपूर्ण जो आपका हिंदी व्याकरण है उसमें आपके पूरे के पूरे जो शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। और वो 8 जो भाग हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि ये आपके टोटल 8 भाग हैं। अब हमने इनको भी 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया, ये सोचकर कि जो 4 एक जैसे हैं उनको एक तरफ रखा, जो 4 एक जैसे हैं उनको एक तरफ रखा। जो एक जैसे थे यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो विकार उत्पन्न कर रहे थे, जो परिवर्तित हो रहे थे लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर, उनको हमने रखा विकारी में यानी कि परिवर्तनशील शब्दों में। और जो चेंज नहीं हो रहे थे लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर, उनको हमने रखा अविकारी या अव्यय शब्दों में। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में सारा रिवीजन करवा दिया था जो हमने पढ़ा था कुछ सेशंस पहले, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो अव्यय शब्द है उसकी परिभाषा, उसके बाद अव्यय शब्दों के भेद, कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं अव्यय शब्दों के, कितने प्रकार होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। देखिए 4 तो मैंने आपको बताए ही थे, यहाँ पर हमने एक और जोड़ा, उसे हमने कहा निपात, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले लास्ट सेशन में जो पढ़ा था वो था हमारा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में हमने क्या कुछ पढ़ा था उसे एक बार देख लीजिए। क्रिया विशेषण में हमने सबसे पहले तो क्रिया विशेषण की परिभाषा, यानी कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया विशेषण में मैंने आपको कहा कि वे शब्द, देखिए एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया। तो क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो जितने भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ना तो क्रिया आपकी अविकारी होती है, ना विशेषण आपका अविकारी होता है, बल्कि जो क्रिया विशेषण शब्द है वो आपका अविकारी होता है। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि विशेषण आपका कभी भी अविकारी नहीं होता, वो हमेशा विकारी होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने क्या कहा था कि सीता अच्छी लड़की है, राम अच्छा लड़का है, बहुत सारे आप सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, इसको हमने वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर चेंज किया, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये आपका विकारी है। इसी तरह से क्रिया भी, ठीक है ना, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है ना, राम गीत गाता है, मीरा गीत गाती है, ठीक है ना। तो ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन हमने कहा क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बता देते, जैसे गाड़ी तेज चलती है, ठीक है ना, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, वो विशेषण नहीं है, वो क्रिया विशेषण है, यानी कि वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। चलना, दौड़ना, खाना, सोना, उठना, बैठना, ठीक है ना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था क्रिया विशेषण का, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके आधार पर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्रिया विशेषण जो होता है उसके भी कुछ भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं उसके, ये भी मैंने नोट करवाया है आपको। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना, और उसके बाद आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करवाए थे सारे के सारे।
ठीक है ना। काल का अर्थ मैंने आपको बताया था समय, यानी कि जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था स्थान, जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। और आपका उसके बाद आता परिमाण, यानी कि जो क्रिया के होने की मात्रा को बताता है। और उसके बाद रीति, अर्थात जो क्रिया के होने की विधि को बताता है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। उसके बाद हम आए थे संबंध बोधक में। संबंध बोधक हम यहाँ पर पढ़ना शुरू कर रहे थे, तो आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो संबंध बोधक होता क्या है। संबंध बोधक होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। जिन अव्यय पदों से संज्ञा सर्वनाम का, अब देखिए संबंध बोधक, मैं आपको हमेशा कहती हूं कि जिस भी चीज को आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको प्रेशर लेके मत पढ़िए कि आपने उसको पढ़ना है। ठीक है ना, कि आपको उसको पढ़ने के लिए कहा है, आप तब उसको पढ़ रहे, आप उसको समझिए कि उसमें लिखा क्या है। संबंध बोधक, रटना नहीं, अगर रट कर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा और भूल भी जाएंगे। ठीक है ना। संबंध बोधक, संबंध बोधक अर्थात बताने वाला, संबंध यानी कि रिलेशन। ठीक है ना। संबंध यानी कि रिलेशन, बोधक अर्थात बताने वाला। तो यानी कि जो शब्द क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध एक तरह से स्थापित करता है। क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है। ठीक है। अब देखिए, इसको फिर से समझिए, ये क्या होता है, जो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संबंधों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और ये शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द अव्यय शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है ना। इसको बिल्कुल आप रटेंगे नहीं, सीधे सीधे आप इसको समझेंगे, संबंध बताने वाला। ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने यहां पर कहा कि घर के पहले मंदिर है, घर के पहले मंदिर है। अब देखिए, घर और मंदिर, क्या कहा था मैंने, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध, ठीक है ना, बताता है, संबंध स्थापित करता है। अब देखिए, घर और मंदिर दोनों ही संज्ञा है। घर के पहले मंदिर है, पहले मंदिर है फिर घर है, यानी कि घर से पहले मंदिर है। तो यहां पर जो शब्द है के पहले, ठीक है ना, के पहले, ये क्या है आपका, के पहले ये क्या है आपका, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है ना। उसके बाद राम के साथ वह भी जा रहा है, राम वह भी, और जा रहा है क्रिया है, तो के साथ। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, समझिएगा, के पहले के साथ। अब इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ की ओर, के साथ, ये सब क्या कर रहे हैं, पदों, सर्वनाम पदों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से संबंध बता रहे हैं। अतः ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है ना। अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन जो हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया, के पहले, के साथ, के ऊपर, ठीक है ना, तो इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उसी के आधार पर जो आपके संबंध बोधक अव्यय होते हैं, उनको भी बहुत सारे भेदों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, यानी कि मीनिंग के आधार पर। तो इसको जरा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, इसको कैसे समझेंगे, जैसे सबसे पहले इसको हम समझेंगे काल बोधक। काल बोधक के रूप में इसको हम
समझेंगे। काल का अर्थ क्या बताया था मैंने? समय। काल बोधक के रूप में इसको हम समझेंगे। तो काल बोधक, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे काल बोधक क्या होता है। तो अब देखिए, समय बताने वाला, ये सारी चीजें क्या बता रहे हैं हम? संबंध बोधक बता रहे हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, जैसे हमने अभी क्या कहा था, घर से पहले मंदिर है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद, या घर के बाद हॉस्पिटल है। ठीक है, घर के आगे कुआं है। ठीक है ना, घर के पश्चात या घर के पीछे सड़क है। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं के पीछे या के पश्चात। ठीक है, आदि। तो यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं, से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे, ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द है। कैसे शब्द है? संबंध बोधक शब्द है। लेकिन कैसे है? काल बोधक, समय बताने वाले। काल बोधक, काल बोधक या काल बोधक, संबंध बोधक अव्यय शब्द, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होंगे, और इसीलिए इन्हें अव्यय शब्द कहा है। जैसे मैंने कहा, घर के लिए बोल दो, किसी के लिए बोल दो। ठीक है ना, तो ये कभी भी चेंज नहीं होंगे और ये अव्यय शब्द है, लेकिन समय बताने वाले, काल बताने वाले अव्यय शब्द है। इसी के आगे, इसी के बाद दूसरा है आपका स्थान बोधक। स्थान बोधक। ठीक है ना, स्थान बोधक कौन कौन से होते हैं? के ऊपर, जैसे हम कहेंगे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। के नीचे, पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। ठीक है ना, के बाहर, घर के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, के भीतर या से दूर, ये सब क्या है? स्थान बोधक है। क्या है ये सब? स्थान बोधक है, स्थान को बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर, ये सब संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं, लेकिन कैसे हैं? स्थान बोधक है, स्थान बताने वाले हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिशा बोधक। नंबर 3, दिशा बोधक। जिस तरह से हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े थे ना, जिस तरह से हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े थे, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, तो उसी तरह से इसके भी भेद हैं। समुच्चय बोधक, आपके संबंध बोधक के भी भेद है, समुच्चय बोधक के भी भेद होंगे। यानी कि अब आप क्लास 9th में हैं, तो आपको डिटेल में ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा कि ये आपका समुच्चय बोधक जो है, संबंध बोधक जो है, ये आपको पूरी व्याकरण में हर जगह किसी न किसी तरह से मिल जाएंगे, और आपको वहां पर जो है छांटना होगा। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि समुच्चय बोधक शब्द छांटिए या संबंध बोधक शब्द छांटिए और उसका भेद बताइए, भेद, उसके भी भेद बताने पड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से डिटेल में समझिए। दिशा बोधक, दिशा बोधक के पास। ठीक है ना, दिशा बोधक के पास या के सामने, के सामने, के
आसपास, ठीक है, के आसपास, की ओर, ठीक है, की तरफ, के समीप आदि, ये सब क्या है? दिशा बोधक है, दिशा बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है दूसरा साधन बोधक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 साधन बोधक, और ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा। साधन बोधक, ठीक है ना। साधन यानी कि क्या होता है? माध्यम, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। के कारण, साधन बता रहे हैं ना, के कारण, के द्वारा, के जरिए, ठीक है ना, या के सहारे, ये क्या है? साधन बोधक है, ये सारे साधन है, ठीक है ना। अब मैं एक एक एग्जाम्पल भी दूंगी इनका। नंबर 5 है आपका हेतु बोधक, नंबर 5 है आपका हेतु बोधक, ठीक है। हेतु बोधक में क्या आता है, आप देखिए, हेतु बोधक को समझेंगे। के अलावा, जैसे के सिवाय, ठीक है ना, के समेत, ठीक है ना, या आपका आता है के बिना, ये सब क्या है? आपके हेतु बोधक है, ठीक है ना। ये जैसे हम कहते हैं, अभी इसके सारे एक एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूंगी, तो आप अच्छे से और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद आता है संग बोधक, नंबर 6, संग बोधक। संग बोधक क्या होता है? देखिए, सहित, के साथ, के समेत, के समेत, ठीक है। यहां पे जो हम पढ़ेंगे, के सिवाय, के अतिरिक्त, ठीक है ना। के समेत, के सहित, या के सहित भी लिख सकते हैं, के साथ भी लिख सकते हैं, के समेत भी लिख सकते हैं, और के संग, क्योंकि संग बोधक है ना, ठीक है ना। तो देखिए, इतने सारे भेद इसके और भी यहाँ पर है, विरोधवाचक, समता बोधक। तो इसको आप देखिए, ध्यान पूर्वक जरा समझिए। क्या मैंने क्लियर किया था? मैंने यहाँ पर बताया था कि संबंध बोधक, यानी कि जो संबंध बताते हैं, जैसे मैंने क्या कहा था, घर के पहले मंदिर है, तो जैसे ये काल बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बताऊं कि रोहन सोहन से पहले पहुंच गया, ठीक है, या मोहन के बाद रोहन गया, ठीक है।
गीता के आगे सीता चल रही है। तो ये जो आपके ये सारे शब्द हैं, ठीक है ना, ये काल बोधक है। काल अर्थात समय को बताने वाले हैं। इसी तरह से अगला, जैसे मैंने कहा, स्थान बोधक। ठीक है, तो स्थान में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे वहां पर मैंने क्या बताया था कि पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, टेबल के नीचे कुछ पड़ा है, घर के बाहर कोई खड़ा है, स्थान बता रहा है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। और जैसे उसके बाद मैंने बताया दिशा बोधक। ठीक है ना, तो दिशा में मैंने क्या कहा, के पास, के सामने, तो ऐसे ही के आसपास। घर के आसपास गंदगी मत फैलाओ। ठीक है ना। साधन बोधक, साधन बोधक में क्या होता है, जैसे के कारण, के द्वारा, चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं। ठीक है ना। जो वृद्ध है वो लकड़ी के सहारे चल रहा है, यानी कि उसके चलने का सहारा क्या है, लकड़ी है। हेतु बोधक, हेतु में क्या होता है, के अलावा। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि भगवान के अलावा हमारा कौन है। ठीक है ना, मेरे पुत्र के सिवाय मेरा और कोई नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये शब्द होते हैं हेतु बोधक। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया संग बोधक। संग बोधक में क्या होता है, जैसे सहित, के साथ। जैसे हम कहते हैं कि विनोद सहित सब कक्षा से बाहर निकल जाओ। ठीक है ना, विनोद सहित सब कक्षा के बाहर निकल जाओ, यानी कि साथ में निकल जाओ। संग बोधक, जहां पर साथ में की बात की जाती है। ठीक है ना, इस तरह से। और इसके दो भेद अभी यहाँ पर और शेष है, उनको जरा सा पढ़ लेते हैं। विरोध बोधक, नंबर 7, विरोध बोधक। विरोध बोधक में कौन कौन से शब्द आएंगे, आप जरा सा समझिए। के खिलाफ, के खिलाफ विरोध करना, कहते हैं ना, हम उसके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। ठीक है ना, के विरुद्ध, के विरुद्ध। उसके बाद और भी हो सकते हैं यहाँ पर, के विपरीत। ठीक है ना, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, विरोध बोधक होते हैं। क्या होते हैं, विरोध बोधक। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे क्या कहेंगे कि कानून के खिलाफ कुछ मत कहना, कानून के खिलाफ कुछ मत कहना। ठीक है ना, तो इस तरह का। नंबर 8 यहाँ पर समता बोधक। समता बोधक, समता बोधक क्या होता है, आप देखिए, जो हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, के समान। ठीक है, उसके बाद आपका की तरह, किसी की समानता करेंगे ना जब। ठीक है ना, के अनुरूप, के जैसा। ठीक है, या की भांति। ठीक है ना, तो ये सारे शब्द क्या है, समता बोधक शब्द है, यानी कि समता बता रहे हैं। ठीक है ना, मोहन के जैसा और कोई नहीं है। ठीक है ना, मोहन के जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, ये सारे के सारे शब्द आप देखेंगे कि जब हम वाक्यों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, यानी कि वाक्यों में आपस में संबंध बताने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है,
घर के आसपास गंदगी मत फैलाओ, ठीक है ना, या मेरे पुत्र के अलावा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे शब्द क्या कर रहे हैं, संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए बाकी शब्दों के साथ। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे सारे के सारे जो आपके संबंध बोधक शब्द हैं, और कितने सारे हैं वो डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको बताया। लगभग 8 तरह के यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं। और ध्यान से समझिएगा, आप ट्रैक मत भूलिए, हम अव्यय शब्दों को पढ़ रहे हैं, यानी कि जितने भी ये सारे शब्द, देखिए ये लिखवाने का रीजन ही यही था, ये इसके भेद बताने का रीजन ही यही था, क्योंकि कि इतने सारे आपके अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे हैं ये सारे के सारे आपके अव्यय शब्द हैं। लेकिन कैसे अव्यय शब्द हैं, क्रिया विशेषण नहीं है, और आपका समुच्चय बोधक नहीं है, विस्मय आदि बोधक नहीं है, यह संबंध बोधक, संबंध बताने वाले। तो अलग अलग तरह से संबंध, कहीं पर काल यानी कि समय के साथ संबंध, कहीं पर दिशा के साथ, कहीं पर आपका साधन के साथ, कहीं पर आपका किसी संग या साथ के साथ, कभी किसी हेतु के साथ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अन्य वाक्यों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से इनके नाम रखे हैं। तो इसीलिए इसको हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है हमारा संबंध बोधक। क्लियर हुआ आप सभी को? संबंध बोधक क्लियर हुआ? फिर से एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो जो हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहे थे उनको भी नोट किया होगा। जिन अव्यय पदों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित किया जाता है वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे घर के पहले मंदिर है, राम के साथ वह भी जा रहा है, और यहाँ जैसे की ओर के साथ, ठीक है, के पहले, ये सब क्या कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ जुड़कर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, और इसीलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। क्लियर हुआ टॉपिक सभी को? क्लियर हुआ? चलिए अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए समुच्चय का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो क्या था, पदों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है ग्रुप, समूह, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, पदों को, पदबंधों को या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, या तो पदों को जोड़ता है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। वहां पर संबंध बताया जा रहा था, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर संबंध बताया जा रहा था, आपस में संबंध स्थापित किया जा रहा था, यहाँ पर जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना, कनेक्शन बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, दो पदों के बीच में, दो पदबंधों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और क्योंकि क्या कहा मैंने, जोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़ने का अर्थ होता है योजक पद, जो जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है ना, तो उन्हें कहते हैं योजक पद। ध्यान से समझिएगा, इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है और समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी। और जैसे कि मैंने बताया, आगे जब आप वाक्यों को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप अच्छे से समझे होंगे कि क्या होते हैं समुच्चय बोधक, क्या होते हैं आपके संबंध बोधक, तो आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी डाउट कहीं पर लगता है तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें, और बाकी का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।